लॉकर तोड़ा नहीं, बाकायदा चाबी से खोला गया है। अगर विद्या ने ब्रेसलेट चुराया है तो उसके पास चाबी आई कहां से? जरूरत पड़ी तो दोबारा आऊंगा, कुछ कुछ चीजें अब क्लियर हो। सर चाबी जरूर डुप्लीकेट बनाई होगी, या हो सकता है ओरिजिनल चाबी का ही इस्तेमाल किया हो। चाचा वो पुलिस क्यों आई थी? पहले अबू जाने। पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। विद्या ने तो कबूल कर लिया ना, तो अब इसमें देखना और बोलना क्या? वही तो मामले को खींच के अब होने क्या वाला है? ये विद्या है ना, ए विंग में 103 और 801 में, और बी विंग में 203 और 304 में काम करती थी। रेवती। जी सर। चलो। विद्या हमारे यहाँ 8 महीने से थी। कभी कोई चीज गायब हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ आपने ठीक से चेक किया? कोई छोटी मोटी चीज? मैं तो पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ और मेरी नज़र हर चीज़ पे रहती है, बाई पे भी। विद्या कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इस बात की मुझे गारंटी है। 5-5 घरों में काम करते थे साहब वो। क्या कभी ऐसा हुआ है एक घर का काम करके वो सोसाइटी के बाहर चली गई और दोबारा उसी घर में आई? ये तो हम नहीं बता सकते साहब, लेकिन साहब हम हर एंट्री और एग्जिट है ना बराबर रजिस्टर में नोट करते हैं। ये B504 जहाँ मिस्टर और मिसेस जाफरी रहते हैं? हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ। उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? क्या हुआ ना? ये लोग कौन है? पुलिस वाले बात करना है कुछ देर से। मेरे से क्या हुआ साहब? बैठो। पुलिस एक नई दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये रास्ता शायद पुलिस को असली मुजरिम, असली चोर की चौखट पर ले जा रहा था। पुलिस हर तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को महफूज और फुल प्रूफ बनाना चाह रही थी। वो असली मुजरिम की अच्छी तरह से ग्रिलिंग के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रही थी। गौर, मेरा टिफिन रेडी है कि नहीं? हाँ हाँ रेडी है। हेलो गौर जी, आपको, आपके पति कासिम को और कासिम के भतीजे मारूफ को आज छुट्टी लेनी होगी। क्यों सर, क्या बात है? आधे घंटे में पुलिस स्टेशन आ जाइए, बाकी की बातें यही बता दूंगा। क्या हुआ गौर? इसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, हम तीनों को अभी बुलाया है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, उन्हें बोलो हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन चाची बुलाया किस लिए? पता नहीं। चोर को आपने पकड़ लिया है, उसने गुनाह कबूल कर लिया है, फिर इस तरह से हमें यहाँ बुलाकर परेशान करने का क्या मतलब है सर? जाफरी साहब, जिसे हमने गिरफ्तार किया था वो असली चोर नहीं है। नहीं है तो फिर कौन है असली चोर? मारूफ जाफरी। बता अपनी चाची और चाचा को असली चोर कौन है। मुझे चाची मुझे कुछ नहीं पता, चाचू समझाइए ना इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए मेरे भतीजे को आप ऐसे क्यों मार रहे हैं? मार इसे ने कहते जाफरी साहब, उस बेचारी विद्या ने जो खाया था ना, वो था असली मार। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये है असली चोर, आपके घर में चोरियां ये करता था। इम्पॉसिबल। क्या सबूत है आपके पास? पीछे आपकी है। बता मारूफ अपनी चाची को, ये चोरियां तू करता था, हाँ या ना? ना चाची, चाची ये पुलिस वालों का गेम है। इन लोग भी उस विद्या से मिले हुए। इन्होंने ये चोरी का माल बरामद किया और वो ब्रेसलेट बेचकर इन्हें अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। इन्होंने लंबा हिस्सा रखा उस विद्या को बचाने के लिए। चाचू मुझे बचाइए। तुझे तो अभी कोई नहीं बचा सकता। वैसे तू आधी बात तो सच ही बोल रहा है। चोरी का माल हम लोगों ने बरामद किया है, पर विद्या से नहीं, किसी और से। मिलेगा तू? जानता है ना तू माधुरी को? हाँ साहब, जानती है मैं मारूफ को, अंदर बाहर सब जानती है। हम लोगों को मारूफ को अंदर करना है। क्या किया उसने? चोरी। अपने चाचा के घर में ही चोरी की है उसने। सोने का चेन, नेकलेस, ब्रेसलेट और कुछ पैसे चुराए। ओह, तभी पिछले 3-4 महीनों से दिलदार आशिक बना घूमता था। इन चोरियों के बारे में उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं साहब, पर हाँ, एक सोने का चेन और एक नेकलेस दिया था मेरे को। सोने का चेन और नेकलेस तुम्हारे पास है या बेच दिया? माधुरी के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो सोने का चेन बेचकर अपना घर चलाएगी, और ना ही कभी आएंगे। ये लीजिए। वैसे सोने का चेन उसने तुम्हें क्यों दिया? लवेरिया साहब, अब इस बार में बहुत सारे मर्द लोग आते हैं, उनको ये बीमारी लग जाती है।
वही मारूफ को भी लग गई। कभी रोकड़ा, कभी गिफ्ट, कभी नेकलेस। नेकलेस है मेरे पास, चाहिए तो मैं लाकर देती है। नहीं अभी नहीं, कल पुलिस स्टेशन आ जाना। माफ करना साहब, ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना आपने को। देखो माधुरी, एक गलती हमसे हुई। इस चोरी के केस में हमने उनके घर की कामवाली बाई विद्या को अरेस्ट किया है, जो अभी जेल में है और उसे सजा होने वाली है। और उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति से अलग रहती है, बूढ़ी माँ है, बहुत मेहनत करके वो उन सबको पाल रही है। ये माधुरी भी इन पुलिस वालों के साथ मिल गई है। इन्होंने इसे पैसे दिए हैं और वैसे भी ये बाहर वाली है। इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता, पैसों के आगे नाचते हैं इन लोग। हाँ, हम बाहर की लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं, तो क्या तुम कुत्तों के लिए नाचेंगी? चाचू इन लोगों ने इसे पट्टी पढ़ाई है, ये भी इन लोगों के साथ मिल गई। चाचू आप कुछ बोलिए ना। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये मेरे सगे भाई का बेटा है, ये घर में चोरी कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। हाँ, पर कैसे करता था इसका जवाब है मेरे पास। मारूफ आपके घर में चोरी कर सकता है और कर सकता था क्योंकि जाफरी साहब आप उसे चोरी करने देते थे। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी गाड़ी की चाबी दिखाएंगे जरा। ये आपके कार की चाबी है, ये आपके मेन डोर की चाबी है, ये आपके कबोर्ड की चाबी है जो बेडरूम में है, और ये आपके लॉकर की चाबी है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जाफरी साहब, न जाने ये चाबियों का गुच्छा कितनी बार आपने अपने भतीजे को दिया होगा। मारूफ, तुम पार्किंग से गाड़ी निकलो, मैं चाय पी के आता हूं। जी चाचू। तू फटाफट गाड़ी निकल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। जी वो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा वरना आज साफ करने वाला आया नहीं। जी चाचू। मारूफ 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता था। आप दोनों को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद ये चोर आपके घर में घुसता था। और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, आप ही के बिल्डिंग का वॉचमैन ने बताया हमें। ये B504 जहाँ मिस्टर और मिसेस जाफरी रहते हैं। हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ, उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? जाफरी साहब के घर तो उनका भतीजा मारूफ आता जाता है साहब। लखन, वो गौहर चाची की अम्मी आई है क्या घर पे? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। इंटरकॉम लगा के पूछो। अरे नहीं, रहने दे, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। 2-3 काम है, वो भी निपटा लूंगा। मारूफ यहाँ अक्सर आता जाता है साहब। और तभी गौहर जाफरी की माँ भी घर पर होती है। माँ जी जब घर पर होती है ना साहब, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है, कहीं चला जाता है। लेकिन जब माँ जी नहीं होती है ना, तो साहब थोड़ा फ्लैट पर रुकता है। मारूफ, ये सारी चोरियां तूने की है? हाँ, मैंने की सारी चोरियां। चाचू जो मुझे चाबियां देते थे, उन सारी चाबियों की डुप्लीकेट मैंने बनवाए। लेकिन मैं असली चोर नहीं हूँ। तो कोई और भी शामिल है इस प्लान में? मैंने तो वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। साफ साफ बोल मारूफ, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। चाची की अम्मी ज़हरा खाला, क्या? उन्होंने ही करवाई मुझसे सारी चोरियां। मारूफ, तू पागल हो गया? कुछ भी पके जा रहा है? ज़हरा खाला मुझसे कहती थी कि आप लोग फिजूल खर्च करते हो और वो सारा सामान मुझसे चोरी करवा के अपने पास रखेंगी। साहब आप उनकी तलाशी लीजिए, सारा सामान उनके पास मिलेगा और वो ब्रेसलेट भी उन्हीं के पास है और सारी चोरियों में वो मेरे साथ ही थी। खाला, मिल गया। जा, इसे जल्दी से बेचा। पूरे 3 लाख का है, 1 पैसा कम मत लेना। जी खाला, जैसा आप कहें। ये कासिम अपने बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसा जाया करता है, इससे अच्छा तो मैं ही पैसा रखूं। जा जल्दी से बेचा। खाला, बेच तो मैं आऊंगा, लेकिन सोचिए जरा, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। अरे वो सारा शक विद्या पे है, उसी का नाम आएगा। हमें क्या करना है? तू जा जल्दी से बेच के आ। कासिम, ये मारूफ, ये सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं चाचू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं इस माधुरी की कसम खा के कहता हूँ। अबे ओ, क्या पलटी मारा रे तूने? यहाँ अभी 10 मिनट पहले बोल रहा था हम बाहर वाली लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं। क्या मेंटल है रे? साहब मैं बोलती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर। इसमें अब 2 राय नहीं थी कि विद्या बेकसूर थी और उसके साथ बहुत गलत हुआ था। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट क्या आ गया था? गौहर की मां ज़ारा, क्या ये एक शॉकिंग सच्चाई थी या फिर मारूफ का अपनाया कोई नया पैंतरा? बेईमान, इतना
कितना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया तूने मुझ पे। अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए मेरे और मेरी बेटी के बीच में फूट डालनी चाहिए तूने। मैं अपनी ही बेटी के घर में चोरियां करूंगी और तुम लोग बैठे इसकी झूठी बातें सुन रहे हो। नहीं अम्मी, हमने आप पर बिल्कुल शक नहीं किया। हम लोगों के कारण विद्या बेचारी आज जेल में सड़ रही है। कितना दर्द, कितनी बदनामी सही है बेचारी ने। हम लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम सब उसके गुनहगार हैं, सब। कितनी मस्त घड़ी है मैम साहब, कितने की मिलती है ऐसी घड़ी? अपने काम से काम रखा कर, समझी? जा यहाँ से। मेरे घर से एक सोने की चेन गायब है, एक नेकलेस गायब है, एक रिस्ट वॉच गायब है जिसे तू उस दिन बड़े प्यार से निहार निहार के देख रही थी। तू ऐसे ये काम छोड़कर जा नहीं सकती। जब तक इस घर से चुराई एक एक चीज उसकी जगह पर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं, मैं तुझे बता देती हूँ। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं साहब, अगर मालूम होता कि ये चोरी का माल है तो इसे छूना तो दूर की बात है साहब, मैं इसे देखता तक नहीं। पर इस साले को तो मैं दुकान में ही नहीं आने देता। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना रसीद के तुमने माल खरीदा कैसे? कसम से कहता हूँ साहब, सच मानी। इसने आके बोला कि इसके दोस्त की बहन का ऑपरेशन है, पैसे तुरंत चाहिए। तो साहब मैंने वो रिसिप्ट कुछ नहीं देखा, बस ये ब्रेसलेट रख लिया और इसको पैसे दे दिए। ये बताना साहब को। ये सच है साहब, लेकिन ये भी सच है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का सामान है। मारूफ ने मुझे कहा था कि उसकी बहन बीमार है और दोस्ती खाते में मैंने उसका ये काम कर दिया सर। और दोस्ती खाते में मारूफ ने तुझे कट भी दिया होगा, है ना? कहाँ से मिला सर? मारूफ ने चुराया था और अपने दोस्त सुरिंदर को दिया था बेचने के लिए। इसने एक सुनार को बेचा था ये 1.5 लाख में, जिसका इसे 20,000 रुपये कट भी मिला था। सब सच में नहीं मालूम था कि ये चोरी का ब्रेसलेट है। मारूफ ने भी कभी बताया नहीं मुझे। अभी पूछ लेना मारूफ को, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। हौसले जाओ, इसे अपने दोस्त से मिला देना और अच्छी खातिरदारी करना इसकी भी। साहब लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब। लगातार 6 दिन हम लोगों ने विद्या पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। उसका घर, उसकी माँ का घर, उसके एक्स हस्बैंड का घर अस्त व्यस्त कर दिया। वो एक ही बात बोलती रही कि ये चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन सर फिर बाद में उसने कबूल क्यों कर लिया? इसका जवाब तो वही दे सकती है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक लेटर चाहिए जो कोर्ट को दरख्वास्त करेगा कि ये केस वापस ले लिया जाए और विद्या को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हम अभी लिख देते हैं। सर हमसे गलती हुई थी। हम लोगों ने विद्या गुप्ता को कासिम और गौहर जाफरी के घर चोरी के गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया था, पर अब असली चोर पकड़ा गया है। मारूफ जाफरी, कासिम जाफरी का भतीजा। चोरी का सारा माल भी बरामद हुआ है। कासिम और गौहर जाफरी ने लेटर लिख के दिया है कि वो विद्या के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्या के खिलाफ जो भी चार्जेस है वो सब खारिज किए जाए और उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। विद्या, जब तुमने चोरी नहीं की थी तो गुनाह कबूल क्यों किया? तो और क्या करती साहब? मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन आप लोग मुझे उधर से घसीट कर लेके गए। मैं चीख चीख कर बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ना आप मानने को तैयार थे और ना ही गौहर मेम साहब। ऊपर से इतना मारा, मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन तीनों का क्या होगा। मुझे लगा जुर्म कबूल कर लूंगी तो मेम साहब केस वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे जेल भेज दिया गया। मैंने कोई गलती नहीं की थी साहब।
किस्मत ही खराब है। किस्मत तुम्हारी नहीं, हमारी खराब थी, जो इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। जो हो गया सो हो गया साहब, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, मेरे जैसे जितनी भी घर में काम करने वाली औरतें हैं वो अपने और अपने बच्चे की किस्मत बदलने के लिए इतना मेहनत करती है, लेकिन आप लोग और मालिक लोग पहले से ही उनका किस्मत तय करके रख लेते हैं। किसी के घर में भी चोरी हुई तो सीधा हम लोग को अंदर डाल देते हैं। अगर चोरी ही करनी होती साहब तो मेहनत क्यों करते? 4 दिन अपने पूरे घर का काम करके देखो साहब, और 2-4 पड़ोसियों के घर का काम करके देखो, फिर पता चलेगा काम वाली बाई की जिंदगी क्या होती है और उसकी किस्मत क्या होती है। विद्या, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, पूरी तरह से गुनहगार। घर चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो? कहीं और जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तुम जाओ। अंदर आ सकती हो। विद्या, मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तेरी बहुत इज्जत उछली है। पुलिस वालों के हाथों तुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। मेरे कारण तेरी अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। विद्या देख, मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ तेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तेरी ज़िंदगी फिर नए सिरे से शुरू करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू नहीं कर पाऊँगी। विद्या, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे। विद्या के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है। मारूफ के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। मारूफ को आईपीसी की धारा 454 के तहत हाउस ब्रेकिंग के लिए और धारा 380 के तहत घर में चोरी के लिए बुक किया गया है। जब किसी के घर से, और सिर्फ घर से ही क्यों, कहीं से भी कोई कीमती चीज चोरी होती है और ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तो सबसे पहला शक वहां के नौकरों पर ही जाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये 2+2=4 वाली बात बैठ गई है कि जो गरीब है, जो मोहताज है, वही चोर है। हाँ, ये बात सच है कि जो गरीब हैं उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वो चोरी ही करेंगे, ये धारणा सरासर गलत है। संस्कार, इंसानियत, ईमानदारी और सम्मान की अग्नि परीक्षा अक्सर गरीब की ली जाती है, और इस एग्जाम में कई बार पढ़े लिखे और अमीर लोग बहुत बुरे नंबर पाते हैं और टोटली फेल हो जाते हैं। विद्या अमीरों की शौकिया जिंदगी से आकर्षित जरूर थी, उसे भी अच्छी चीजें चाहिए थी, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मेहनत के पैसों से खरीदती थी और आगे भी खरीदना चाहती थी। पर उसे शक के जाल ने दबोच लिया था और उसकी महत्वाकांक्षा और गरिमा दोनों को तड़पती मछली की तरह दम तोड़ना पड़ा। विद्या के संघर्ष भरे सफर के बाद अब हम आपको दिखाते हैं सुषमा की कहानी। पर क्या यह भी एक संघर्ष था या फिर कोई जाल?
हेलो सूरज भैया, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया भैया। सुषमा, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? हमारी हालत बहुत खराब है भैया। अरे सुषमा, हुआ क्या है? बताओगी कुछ? हेलो हेलो भैया, इनकी हालत बहुत खराब है। हम इनका पास के पौजादपुर अस्पताल में लेके जा रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। सुषमा मिस्त्री ईंट भट्टी पर काम करने वाली एक मजदूर थी। वो पास के गांव में काम करती थी और रात को अपने घर लौटती थी। कभी आखिरी बस छूट जाती तो वो वहीं बस स्टॉप पर सुबह की पहली बस का इंतजार करती। लेकिन उस रात जब सुषमा के भाई सुभाष को सुषमा का फोन आया और सुषमा ने उसे जो बताया, उसे सुनकर सुभाष के होश उड़ गए। आखिर कौन भाई ये सुन सकेगा कि उसकी छोटी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसकी जान लेने की कोशिश भी की गई। मैडम, हमारा नाम सुभाष यादव है। हमारी बहन सुषमा मिस्त्री आज सुबह में यहाँ भर्ती हुई है। वो रेप केस ना? हाँ हाँ। कहाँ है हमारी बहन? यहाँ बाय जाइए, वहाँ पे ओपीडी है। जी। मैडम, डॉक्टर साहब, हमारी बहन सुषमा मिस्त्री। हम लोगों ने अभी सुलाया इंजेक्शन देकर के। ठीक तो हो जाएगी ना? हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वैसे बहुत बुरा हमला हुआ उनको। साहब, हमारी बहन सुषमा मिस्त्री ईंट भट्टी में काम करती है। दिरनाक गांव में रहती है, गोरामड़ी में। कल रात कुछ लोगों ने साहब उसके साथ बहुत ज्यादती किया साहब, बहुत ज्यादती किया उसके साथ, बलात्कार किया साहब। आज सवेरे 4 बजे उसका फोन आया था, बोली कि कल रात उसका बस छूट गया, तो रात वहीं बस स्टॉप पे सुत गई। तब कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया साहब, उसको मारा और उसके साथ बलात्कार किया साहब। उसको जान से मारने की कोशिश किया। वो पहचानती है उन लोगों को? बहुत अच्छे से पहचानती है साहब उन लोगों को। देवकी तेली नाम है उस औरत का, वहीं गोरामड़ी गांव में रहती है। उसका पति है चंद्रशेखर तेली। चंद्रशेखर तेली और देवकी का लड़का किसना भी साथ में था, और उसके साथ चंद्रशेखर और देवकी का दामाद, उसकी बेटी रजनी का पति शिव प्रसाद भी साथ में था। तुम्हारी बहन कहाँ है इस वक्त? पौजादपुर सिविल हॉस्पिटल में साहब, उसका हालत बहुत खराब है। फोन करके पता लगाओ कब मिल सकते हैं उससे। सर। अच्छा सुभाष, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने खुद फोन करके तुमसे कहा था कि इन लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है उसके साथ? जी साहब। हमने गोरामड़ी गांव की देवकी तेली के परिवार ने हम पर हमला कर दिया भैया। तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? क्या किया उन लोगों ने? भैया, वो देवकी के पति, उसके बेटे, उसके दामाद ने मारे से हमको खराब किया भैया। देवकी देखती रही, उनको उकसाती रही भैया, और वो वहाँ पर तेजाब फेंकी भैया। ये भगवान, तेजाब फेंका उन लोगों ने? हम अपने आप को किसी तरह से बचा लिया भैया। हम भाग निकले भैया। सुषमा, हेलो हेलो सुषमा। एक औरत अपने घर के मर्दों के साथ तुम्हारी बहन पे हमला बोलती है। जब उसका बेटा, पति और दामाद तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार कर रहे होते हैं, तो वो ना सिर्फ चुपचाप देखती रहती है बल्कि उन्हें उकसाती भी है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ऐसी घिनौनी हरकत के बारे में सुना भी नहीं। आखिर है कौन ये देवकी तेली और इसके घर वाले? वहीं गोरामड़ी गांव में रहती है साहब।
जहाँ मेरी बहन सुषमा अपने बच्चों के साथ रहती है। देवकी और तुम्हारी बहन के बीच आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि देवकी ऐसी हैवानियत पे उतर आई? हमको नहीं मालूम साहब, हम नहीं जानते हैं। जी हाँ, आज सुबह पेशेंट सुषमा को एडमिट किया गया था। डॉक्टर क्या आप बता सकते हैं कि उनकी हालत क्या है? अभी तो वो इस वक्त अंडर सेडेशन है। हम भी वैसे उनके उठने का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक बार उनसे प्रिलिमिनरी बातचीत करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। वो तो उसके भाई सुभाष ने कर दिया है। सुभाष का कहना है कि सुषमा के साथ गैंगरेप हुआ है और एसिड अटैक भी अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, वैसे पेशेंट को काफ़ी चोटें आई हैं, पर हमने अभी पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया नहीं है। सर, अस्पताल के आरएमओ से बात हुई। सुषमा मिस्त्री अभी तक अंडर सीडेशन है, होश आने में टाइम लगेगा। साहब, केस की एक डायरी एंट्री लो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। सुषमा को होश आते उसका स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। साहब, हमारी एक दरख्वास्त है आपसे, हमको भी जाना है। ठीक है, जाइए आप। बस सुषमा को होश आ जाए तो हमें फोन कर दीजिएगा। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो फिर? 1 घंटे में ट्रेन है हमारी, बम्बई जाना है हमको। वहाँ नौकरी लगी है साहब हमारी, बहुत दिनों के बाद नौकरी मिला है कोई। ठीक है, जाइए आप। आपको जो करना है आप कीजिए। जब अस्पताल से हमें फोन आएगा तो हम अपना काम करेंगे। चलते हैं साहब, प्रणाम। सर, ये कैसा आदमी है? इस आदमी के बहन के साथ इतना भयंकर कांड हुआ है और इसे मुंबई जाने की पड़ी है। साहब, उस जमाने ने रिश्तों को एक लिमिटेड कंपनी बना दिया है, इसलिए रिश्ते भी लिमिटेड ही होंगे। सर, लेकिन खून तो पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन पापी पेट का भार उससे भी भारी होता है। गरीबी की मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती साहब। पुलिस अब सुषमा के होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि सुभाष के स्टेटमेंट के साथ सुषमा का स्टेटमेंट मैच किया जा सके और एफआईआर दर्ज की जाए। सुनिए, यहाँ पे जो देवकी तेली रहती है, कुछ पता है वो कहाँ है? वो अपना आदमी चंद्रशेखर से मिलने शहर में गई होगी साहब। वो वही मजदूरी करता है ना। कब गई देवकी? वो कल दोपहर से लौटी नहीं है साहब। उसका बेटा किसना, बेटी रजनी और दामाद शिव प्रसाद, वो कहाँ रहते हैं? वो तीनों तो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, आपके पास देवकी तेली या उसके घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर होगा? नहीं साहब। हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहता है? अटैक के ताज़े घाव हैं। सेक्सुअल अटैक? एब्रेशन से ज़रूर, रिसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के साइंस भी मौजूद है। वैसे वो 2 बच्चों की माँ है और ऐसे में फोर्स एंट्री का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एसिड बर्न्स हैं? साड़ी पे गिरा था एसिड, साड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह से जल गया। फॉर्चुनेटली एसिड स्किन के कांटेक्ट में नहीं आया। डॉक्टर, पेशेंट सुषमा मिस्त्री को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। चलिए। सुनो, तुम सुषमा की बेटी हो ना? जी। नाम क्या है तुम्हारा? शिल्पा। ये तुम्हारा भाई है? राजू नाम है इसका। हमारी माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में। कहाँ हुआ माँ को? तुम्हारे बाबा घर में है? बेटा बोलो, तुम्हारे बाबा घर में हैं? हमारे बाबा जेल में हैं। जेल में? क्यों? आप बता सकती हैं क्या हुआ था आपके साथ? साहब, हम धीरनाग गांव में मजदूरी करते हैं और शाम को अपना गांव गोड़ामड़ी लौट आते हैं बस से। कभी आखिरी बस छूट गई तो वहीं सो जाते थे। आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं साहब, लेकिन कल अचानक ही लोग वहाँ आ गए साहब। हमका घसीट को लेके गए झाड़ियों में और हम रोए, हम चीखे चिल्लाए साहब, लेकिन वहाँ कोई नहीं था साहब हमारी चीखे सुनने के लिए। चंद्रशेखर, कृष्णा, शिव प्रसाद,
ये सब ने हमको खराब किया, एक के बाद एक। और वो देव की हमको जान से मारने की कोशिश की साहब। हम पूरी ताकत लगाकर भाग निकले और हम गांव पहुंच गए। एक भला आदमी मिल गया वहां। क्या होगा? हम वहीं से तुरंत सुभाष भैया को फोन लगाए। और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं साहब। माँ क्या हुआ तुझे? सर ये कपिल मिस्त्री, सुषमा का पति। क्या बात है साहब? क्या हुआ? हमारी सुनवाई हो रही का? ओ साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे हमारी बात तो सुनिए साहब। अरे हम कछु नहीं किया साहब। अरे हम बेकसूर हैं साहब। अरे साहब हमको निकालिए यहाँ से साहब। साड़ी का ये हिस्सा बुरी तरह से जल गया। मुझे ले जाना होगा फॉरेंसिक जांच के लिए। सर, देवकी तेली और उसका पूरा परिवार घर पर नहीं है। घर पर ताला लगा है और अब तक वहाँ ऐसा कोई मिला नहीं है जिनके पास उनमें से किसी का भी कोई नंबर हो। ये सुषमा और देवकी के परिवार वालों में क्या दुश्मनी थी, पता चला कुछ? सुषमा का पति कपिल मिस्त्री पिछले 4 साल से फुगेटपुरा के डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। रेप केस में अंदर हुआ है, वो भी एक नाबालिग लड़की के। ओह, एक रेपिस्ट जेल में रेप की सजा काट रहा है और विक्टिम के घर वाले उसकी बीवी को सजा दे रहे हैं, वो भी 4 साल बाद। क्या अजीब तरीका ढूंढा है बदला लेने का। एक औरत दूसरी औरत का बलात्कार करवाती है, वो भी अपने पति, बेटे और दामाद के हाथों, और फिर तेजाब डाल के उसे जलाने की नाकाम कोशिश। ये तो जैसे को तैसा वाली बात है सर। वो डायरी एंट्री में तुमने अज्ञात आरोपी लिखा था, कैंसिल करो उसे। इन चारों के नाम डालो, चंद्रशेखर तेली, देवकी तेली, कृष्णा तेली और शिव प्रसाद। और ये साड़ी फॉरेंसिक के पास भेजो। पता नहीं क्यों मुझे इस तेजाब में कुछ काला लग रहा है। बदला लेने का ये तरीका अविश्वसनीय था। खून का बदला खून तो कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन बलात्कार का बदला बलात्कार, और वो भी एक औरत की अगुवाई में। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इस केस की डिटेल्स में से एक अविश्वसनीयता की बू आ रही थी। इसी वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज करने में अपना वक्त ले रही थी। लेकिन पुलिस की इस सावधानी पर मीडिया लापरवाही और इनसेंसिटिविटी का आरोप लगा रहा था। सुषमा मिस्त्री से बात करनी मुझे। कौन से वार्ड में है वो? जनरल वार्ड में। नमस्कार सुषमा जी। आप कौन? जी हमारा नाम मोहन रावत है, पत्रकार हूँ। इंस्पेक्टर मोहन रावत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सुषमा मिस्त्री का रेप केस आप हैंडल कर रहे हैं? जी हाँ, सुषमा मिस्त्री का केस हमारे पास है। आप रेप केस को सिर्फ एक केस बोल रहे हैं। क्या यही एक वजह कि आपने इस केस की डायरी एंट्री की है, एफआईआर लॉन्च नहीं किया अभी तक? एफआईआर क्यों और कब दर्ज करनी है हमारा काम है, हम डिसाइड करेंगे। और जानबूझ के जब केस फाइल नहीं होता, खास तौर से एक गरीब मजदूर के रेप केस में, तब सरकार और समाज को अन्याय के खिलाफ बताना हमारा काम है सर। आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। आपने तेली परिवार को इन्वेस्टिगेट करना तो दूर, ट्रेस तक नहीं किया। इरादा क्या है सर आपका? रेप का एफआईआर दर्ज ना करके आप रेप के ग्राफ को इस तरह से कम करना चाहते हैं? अपने सीनियर्स को आप इस तरह से खुश करेंगे? सर
हम लोग मीडिया वाले हैं और हम लोग बाल की खाल तक जाएंगे। खबर तो छप के रहेगी और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। बस अब देखिए सुषमा मिस्त्री का ये केस कैसे हाथ में। एफआईआर जितना डिले करोगे प्रजापति, उतना ही मीडिया का बैकलैश ज्यादा होगा। सर एक कॉम्प्लेक्स केस है, मुझे इसे बहुत ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा। जो करना है करो। कंप्लेंट में जो 4 लोगों के नाम लिए उनसे कांटेक्ट तक नहीं हुआ तुम्हारा। सर उन चारों से बहुत जल्दी पूछताछ होगी। उसके बाद तुम एफआईआर लॉन्च करोगे। सर अक्यूज का एक बार इंट्रोगेशन हो जाए, क्योंकि विक्टिम के बयान और इस केस के लॉजिकल पहलू में बहुत अंतर है। सर ये केस वैसा नहीं है जैसा मीडिया से पोर्ट्रे कर रही है। पुरानी दुश्मनियां हैं सर। लेकिन हम मीडिया के साथ दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रजापति। और वैसे भी देश भर में रेप केसेस को लेकर एक ज्वालामुखी उबल रहा है और एक से एक शर्मनाक रेप केसेस हो रहे हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के नाम पर और कालिक नहीं चाहता। कोई एडिशनल हेल्प चाहिए हो तो मांगने में झिझक मत करना। सर झिझक मुझे केवल एफआईआर लॉन्च करने में, और वो क्यों है ये बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा।